Hello everyone, today I am here with a new topic of class 12th and the topic belongs to your book Vistas. Students, actually this is the 6th chapter of your book and the name of the chapter is On the Face of It. And the chapter has been written by Susan Hill. Students, जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके विस्टस बुक का 6th चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट. इस चैप्टर को लिखा है सूजन हिल. Before discussing the chapter, I would like to discuss something about the author. चैप्टर को डिस्कस करने से पहले ऑथर के बारे में तो डिस्कस करते हैं. Now, as you can see, the name of the author is written on the board, Susan Hill. आप उनका नाम देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है. She is alive right now. ये अभी जीवित हैं and she is 81 years old. और अभी ये फिलहाल 81 years की हैं. इनका एज कितना है? 81. इनका जन्म 1942 में हुआ था. सूजन हिल का जन्म 1942 में हुआ था. शी इज़ एन इंग्लिश ऑथर. ये एक इंग्लिश की राइटर हैं, लेखक हैं और ये फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों लिखती हैं. काल्पनिक और जो चीज़ें काल्पनिक ना हो दोनों सब्जेक्ट होते हैं इनके. राइटिंग के दोनों ही थीम होते हैं. रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे भी लिखती हैं और काल्पनिक फिक्शनल स्टोरीज भी ये लिखती हैं. ऑलराइट, ये एक बहुत अच्छी नॉवलिस्ट भी हैं. इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और बहुत सारे एक आध प्रेस्टिजियस अवार्ड्स के लिए इनको शॉर्टलिस्ट भी किया गया है. जैसे रिसेंटली इनको बुकर्स प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. ठीक है. नाउ इनके कुछ फेमस नॉवेल्स जैसे कि I am the king of the castle, then The Mist in the Mirror, The Bird of the Night, ये सारे इनके फेमस नॉवेल्स हैं. और The Bird of the Night के लिए ही इनको बुकर्स प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया और बहुत सारे फेमस प्राइज़ ये जीत भी चुकी हैं जैसे सॉमरसेट मॉगम अवार्ड. ऑलराइट, नाउ अबाउट द टाइटल. टाइटल क्या है चैप्टर का? ऑन द फेस ऑफ इट. आपको पता है ऑन द फेस ऑफ इट अगर ये चैप्टर का नाम नहीं होता तो ये क्या है एक्चुअली? ये ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो सेंटेंस है ये एक्चुअली एक ईडियम है. क्या है? ईडियम. ईडियम का मतलब होता है मुहावरा. ठीक है. ऑन द फेस ऑफ इट इसका मतलब क्या होता है? ऑन द फेस ऑफ इट इसका मतलब होता है अपेरेंटली. ऑन द फेस ऑफ इट जिसे बोलते हैं ना ऊपरी तौर से, ऊपर से. ऑन द फेस ऑफ इट इसका हिंदी में मतलब है ऊपरी तौर से या ऊपर से. विदाउट नोइंग द रेलेवेंट फैक्ट्स, किसी के बारे में उसके सच्चाई, उसका डीप ट्रूथ को जाने बिना, रेलेवेंट फैक्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जाने बिना, ठीक है, उसको बोला जाता है अपेरेंटली. ऊपर से बस किसी को जानना. ठीक है. तो ये चैप्टर का अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई नो, लेकिन ये ईडियम, ये जो मुहावरा है इसका यही मतलब है. फिलहाल इतना अपने दिमाग में रखिएगा कि ऊपर से या ऊपर से किसी को जानना. ठीक है, ऊपरी तौर से. नाउ इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा आपको समरी दे दूँ. जिस्ट उससे पहले हम लोग कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं. इस चैप्टर के इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और पूरा ये जो चैप्टर है इन्हीं दोनों के अराउंड रिवॉल्व करता है. ठीक है. द फर्स्ट वन इज मिस्टर लैम्ब और दूसरा डेरी. ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं चैप्टर के. आप बोल सकते हैं प्रोटैगनिस्ट हैं. इन्हीं दोनों के अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है और ये लोग ही थीम भी हैं इस चैप्टर के. ठीक है. आई विल टेल यू दैट लेटर. मैं आपको ये बाद में बताऊंगी कैसे. फिलहाल मिस्टर लैम्ब ये एक बूढ़े आदमी हैं. ही इज़ एन ओल्ड मैन. बट लैरी ही इज़ अ 14-year-old बॉय. ठीक है. लैरी जो है वो डेरी जो है वो
14 साल का एक लड़का है और मिस्टर लैम जो है वो एक बूढ़े आदमी हैं, बट बोथ आर फ्रेंड्स। सो द क्वेश्चन अराइजेज हियर इज कि मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी हैं और डेरी एक 14 साल का लड़का है। दोनों दोस्त कैसे हैं? क्या ग्राउंड्स है दोनों की फ्रेंडशिप का? आखिर कुछ तो दोनों में कॉमन होगा, तभी तो दोनों फ्रेंड है ना। क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमेशा ऐसे ही होता है कि जब तक आप किसी को अगर अपना दोस्त बनाते हो, तो जब तक आप सामने वाले से आपका वाइब मैच नहीं होता है, आप में और उसमें कुछ कॉमन नहीं निकलता है, दोनों को सेम चीज़ें करना पसंद है, सेम जगह जाना पसंद है, तभी आप फ्रेंड बनते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स होने के लिए दोनों में कुछ कॉमन होना ज़रूरी है। अब इनकी उम्र में इतना डिफरेंस है, तो आखिर ये लोग दोनों फ्रेंड्स कैसे हैं? तो आखिर क्या है इनके फ्रेंडशिप का कॉमन ग्राउंड? दिस इज़ द क्वेश्चन हियर। और यही से शुरू होता है हमारे चैप्टर का जिस्ट यानी समरी। तो लैरी जो है मिस्टर लैम जो है वो एक बूढ़े आदमी हैं जिनका एप्पल का एक बगीचा है। डेरी एक बच्चा है 14 साल का, वो वहाँ पे एप्पल तोड़ने के लिए जाता है। दोनों के फ्रेंडशिप का कॉमन ग्राउंड ये है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से डिसेबल है। डिसेबल वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। जनरली हम लोग डिसेबल वर्ड अब यूज़ नहीं करते, उसके लिए स्पेशली एबल्ड यूज़ किया जाता है वर्ड, लेकिन इस चैप्टर में डिसेबल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज इट इज़ मैंशन आपको समझाने के लिए और इस चैप्टर के बेसिक थीम को समझाने के लिए मुझे इस चैप्टर में डिसेबल वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने तरीके से डिसेबल हैं। जैसे कि मिस्टर लैम जो है उनका एक पैर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में वो क्या था, एक्सप्लोजन हुआ था, उस टाइम पे वो अपना एक पैर खो देते हैं। और डेरी के साथ बचपन में एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसके फेस पे एक स्कार है, दाग है, ठीक है, धब्बा है, और दोनों ही अपने अपने तरीके से, मैंने बोला, डिसेबल है। ठीक है, और लोगों का जो हेट, यू कैन से, लोगों का जो नज़रिया है इनके तरफ देखने का, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो बच्चा हो, एक डिसेबल इंसान को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है और उसको लोनली फील करवाया जाता है, दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द चैप्टर। और यही बन जाता है उनके फ्रेंडशिप का मेन ग्राउंड, कि यही रीज़न है कि दोनों के कोई दोस्त नहीं है, दोनों के साथ कोई रहने वाला नहीं है, दोनों के साथ कोई बातें करने वाला नहीं है, और यही रीज़न है कि ये दोनों एक दूसरे में कोई कॉमनैलिटी ढूंढ लेते हैं, यानी कि there is more which I will tell you through the chapter.
आइडेंटिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इसके लिए। और जब आप उसकी आइडेंटिटी आप उससे छीन लेते हो या उसको कुछ ऐसे नाम दे देते हो जो ज़िंदगी भर के लिए उसके साथ रह जाता है वो नाम, और हम लोग कभी कभी किसी को बुली करने के लिए, टीज़ करने के लिए उसको कुछ निकनेम्स दे देते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो कि हम तो मजाक में बोल रहे हैं लेकिन वो चीज़ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है, तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये चैप्टर एड्रेस करता है कि सब्जेक्ट ऑफ आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि किसी की आइडेंटिटी उसके लिए कितना मायने रखती है, और उस आइडेंटिटी को रूइन कर देना, बर्बाद कर देना या उसके साथ खिलवाड़ करना, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। देन constraint that society places on people. कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है स्ट्रेस, दबाव। देखो क्या होता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में ये प्रतिबंध बोल सकते हैं, दबाव, किसी चीज़ को मना करना, किसी चीज़ को करने से रोकना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट, बाधाएं। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स है, जो बाधाएं, सोसाइटी, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आप अपनी ज़िंदगी ठीक से जी रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि सोसाइटी आपको, आप पे इतनी सारी पाबंदियां लगा दी थी, इतनी सारी बाधाएं लाती है आपके रास्ते में ना कि आपका जीना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लोग इस चीज़ से सफोकेट हो जाते हैं। बहुत लोग तो ऑब्स्टेकल समझ करके इसको पार कर लेते हैं, लेकिन जो वीक होते हैं, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, वो इस बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं, वो इस प्रतिबंध को नहीं झेल पाते हैं, और ये उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, और ऐसे में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सफोकेटिंग होता है, जो स्ट्रांग नहीं होता है उसके लिए। तो ये इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है ये चैप्टर, कॉन्स्ट्रेंट दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन पीपल। नाउ डिसेबिलिटी से ज़्यादा अच्छा लगेगा फिज़िकल डिसेबिलिटी, क्योंकि ये चैप्टर फिज़िकल डिसेबिलिटी के बारे में ज़्यादा बात कर रही है। देखो लोग, जो लोग फिज़िकली डिसेबल होते हैं, वो लोग कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानते हैं, वो लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली तो खासकर बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो लोग को कभी भी अपनी कमी नहीं लगती है, लेकिन लोग उनको इतना ज़्यादा इस नज़र से देखना, हमेशा बेचारेपन से देखना, या एलिनेट कर देना, अलग कर देना, अकेला छोड़ देना, ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी उन पे थोपती है ना, या आसपास के लोग जैसा बिहेव उनके साथ करते हैं, ये उनके लिए सफरेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको पीड़ा होती है इससे। ठीक है, ये उनके लिए झेलना बहुत मुश्किल है। ट्रीट देम लाइक नॉर्मल पीपल, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उनको नॉर्मल लोगों के जैसा ट्रीट करो ना, दैट वुड बी इनफ। वो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप उनको रास्ता पार करा दो, आप उनको उठा के कहीं बिठा दो, किसी चीज़ में हेल्प कर दो। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। वो अपने आप को इतना समर्थ बना लेते हैं कि वो किसी की मदद नहीं लेते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ वगैरह में देखा होगा कि किसी बच्चे का या किसी इंसान का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो सारे काम अपने खुद कर लेता है। तो दे आर केपेबल इनफ, वो हर कुछ करने में सक्षम है, समर्थ है। बस आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटी से, हम लोगों से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उनको नॉर्मल ट्रीट करें, ना कि वो अगर क्रॉस कर रहे हैं तो उनको घूर घूर के देखा जाए या उन पे सिंपथी दिखाई जाए। उनको सिंपथी भी नहीं चाहिए, वो बस चाहते हैं कि प्लीज़ लुक एट अस एक्ट लाइक वी आर नॉर्मल पीपल, हम लोग की तरफ नॉर्मल लोगों की तरह देखो, हम लोग को नॉर्मल समझो, अपने आपका एक हिस्सा समझो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनको या तो बहुत बेचारा फील करा देते हैं, या तो मजाक उड़ा देते हैं, या तो फुसफुसाते हैं, या इस तरीके की चीज़ें। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो एक्चुअली वो मेंटली नॉर्मल नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को देख करके, डिसेबल लोगों को देख करके पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो खुद ही अब नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। खैर,
इससे क्या होता है कि जो फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है और जो लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है उससे वो लोग बहुत लोनली फील करते हैं और मेंटल पेन होता है, उन लोगों को तकलीफ़ होती है। फिज़िकल पेन से ज़्यादा उन लोगों को मेंटल पेन होता है। ये जो है ये तो इसके साथ जो भी उनकी डिसेबिलिटी है, फिज़िकल डिसेबिलिटी, उसको तो वो झेल ही रहे हैं, वो उनको झेलना ही है, वो तो ज़िंदगी भर उनके साथ चलेगी। लेकिन आम लोग जो हैं और लोग जो हैं वो जो उनको मेंटल ट्रॉमा देते हैं वो उनके लिए ज़्यादा सफरेबल होता है। दूसरी चीज़ की इंसाइट इनटू हाउ अपीयरेंस आर डिसेप्टिव। कि ये जो चैप्टर है ये आपको ये दिखा रहा है, एक झलक दिखा रहा है, इंसाइट दे रहा है कि अपीयरेंसेस जो लोगों का लुक होता है, जो उनका जो ऊपर ऊपर से वो नज़र आता है वो कैसा छलपूर्ण होता है, डिसेप्टिव होता है, वो छलने वाला होता है, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो जैसे दिखते हैं और अंदर कुछ और ही होता है। और वही जो डिसेबल लोग होते हैं आपको देख करके लगेगा कि अरे ये तो कुछ नहीं कर पाता होगा, लेकिन वो अपनी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ये दिखना कुछ और होना कुछ, ये जो चीज़ होती है, ये अपीयरेंस जो होता है वो हमेशा छलावा होता है। ठीक है, आप बाहर से इंसान को देख करके नहीं बता सकते हो कि उसके अंदर क्या बीत रहा है। तो अपीयरेंस, सामने वाला इंसान बहुत खुश दिखाई दे रहा है, सडनली आपको पता चलेगा कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। सामने वाला इंसान बहुत दुखी है, आपको दिखाई देगा कि यार इसके पास तो सब कुछ है फिर भी ये दुखी है। मतलब वो स्माइल, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप उसकी खुशियों को नज़र लगाओ या वो शो ऑफ नहीं कर रहा है। तो अपीयरेंस से आप नहीं बता सकते हो कि व्हाट पीपल आर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी की बात हुई है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल, उनका अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन वो लोग अंदर से बहुत खोखले होते हैं। ठीक है, और यही जो डिसेबल फिजिकली डिसेबल लोग होते हैं वो लोग बाहर से तो उनमें डिसेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन वो लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं, आपसे ज़्यादा दुनियादारी को समझते हैं, उनको उनका सेंसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ एंड द लास्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज सेंस ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना, एलियन फील करवाना कि तुम हम लोगों से अलग हो, तुम हम लोगों से जुड़े नहीं हो, तुम हम लोगों से बहुत भिन्न हो। ठीक है, मैंने जो बोला ना कि डिसेबल पीपल ओनली वांट देम टू बी ट्रीटेड लाइक नॉर्मल पीपल। वो लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग को नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करो, हम लोग की तरफ एलियन की तरह मत देखो, हम लोग कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। अगर कोई इंसान चल नहीं सकता है या लाठी के सहारे चल रहा है तो वहाँ खड़े लोग बड़े बड़े आराम से, ऐसे लगता है वो करतब दिखा रहा है, या सर्कस का कोई प्लेयर है वो कोई कुछ ऐसा एक्ट करके दिखाएगा, लोग ऐसे उसको देखते हैं। या कोई इंसान किसी भी तरीके से अगर फिजिकली डिसेबल्ड है तो लोगों की नज़र उसको एलियन फील करवाती है, वो दिख जाता है कि वो अलग है उन लोगों से। क्योंकि नॉर्मल लोगों को चलते हुए आप नहीं देखते हो, इतने लोग रास्ते पे चल रहे हैं, 1000 लोगों को क्या आप घूर घूर के देखते हो? नहीं देखते हो। लेकिन उसमें से कोई एक भी अगर थोड़ा सा भी अलग है, थोड़ा सा भी डिसेबल है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि डिसेबल के लिए हम लोग स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में मैं बार बार डिसेबल वर्ड ही यूज़ करूँगी क्योंकि दिस चैप्टर नीड्स टू बी पोर्ट्रेड इन दैट वे। इस चैप्टर को उतने हार्शली पोर्ट्रे करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चैप्टर का वो डिमांड है इसीलिए। तो ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, किसी को अकेला छोड़ देना या किसी को एलियन फील करवाना, अलग फील करवाना कि जैसे वो कोई अजूबा है, ये जो है ये इन लोग नहीं चाहते, और ये हमेशा डिसेबल लोगों के साथ सबसे ज़्यादा यही होता है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। ऑलराइट, सो दे डू नॉट वांट दैट, काइंडली डू नॉट ट्रीट देम लाइक वन। उनको इस तरीके से ट्रीट करना बंद किया जाए कि वो लोग कोई वस्तु हैं जिसको देखा जाए, या वो लोग कोई ऐसा नाटक करने वाले हैं, करतब करने वाले हैं, या कोई एक्ट दिखा रहे हैं, या कोई देखने वाली चीज़ है, इस तरीके से उनको ऐसा फील करवाना बंद किया जाए। सो दीज आर द बेसिक themes of the chapter. I will read it for you once again. Addresses the subject of identity. Identity क्यों important है? Constraints that society places on people, जो भी प्रतिबंधित
प्रतिबंध या बाधाएं जो सोसाइटी लोगों पे डालती है, वो फिज़िकल डिसेबिलिटी के बारे में तो बात करेंगे ही, क्योंकि डेरी भी उसके फेस पे स्कार है, मिस्टर लैम्ब उनका एक पैर नहीं है, और किस तरीके से वो लोग सोसाइटी के किस किस चीज़ों को झेल रहे हैं, उस टॉपिक पे बात करेंगे। इंसाइट इनटू हाउ अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि नॉर्मल लोग जो दिखाई देते हैं वो कैसे उनका छल है, और ये जो डिसेबल लोग जो दिखाई देते हैं, अपीयरेंस एक एक छलावा होता है, ठीक है, वो छलपूर्ण होता है कि लोगों का अपीयरेंस कुछ होता है और वो होते कुछ है। सेंस ऑफ एलियनेशन, किसी को अकेला छोड़ देना या किसी को अपने से अलग फील करवाना, एलियन जैसा ट्रीट करना, दैट इज़ कॉल्ड सेंस ऑफ एलियनेशन। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड सो फार। अभी तक आपको बेसिक थीम चैप्टर का समझ में आ गया होगा। Now, बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ प्ले, ये एक नाटक है, और इसमें सीन वाइज ये नाटक को दिखाया गया है चैप्टर में। सीन 1, सीन 2 एंड सीन 3, तीन सीन में इस चैप्टर को दिखाया गया है। थोड़ा लंबा चैप्टर, यू विल हैव टू बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और नाटक है, प्ले का मतलब होता है नाटक है ये, और इसमें 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, डेरी और मिस्टर लैम्ब। दोनों के डायलॉग्स एक एक करके पढ़ के फिर समझाने होंगे, तो यू विल हैव टू बी वेरी अटेंटिव कि कौन सा डायलॉग किसने बोला है, कौन कब क्या बोल रहा है। दिस इज़ अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन। एक बार ये जो चैप्टर है इसका सेटिंग कैसा है, इसको इंग्लैंड में सेट किया गया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरे चैप्टर का जो सेटिंग है, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, इसको इंग्लैंड में सेट किया गया है। हाँ, और इसके मेन कैरेक्टर है डेरी और लैम्ब। तो मिस्टर लैम्ब का अपना एक गार्डन होता है जिसमें डेरी उनसे फर्स्ट टाइम मिलता है, और द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफिएंट। और मिस्टर लैम्ब जो है वो बहुत हम्बल हैं, जेंटल हैं, वो अपनी दोस्ती का हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ाते हैं। किसकी तरफ? डेरी की तरफ बढ़ाते हैं अपना हाथ, लेकिन डेरी जो है वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा विड्रॉन है, डिफिएंट है, मतलब ओबे नहीं करता है, वो थोड़ा रिबेलियस है वो, ठीक है। विड्रॉन का मतलब होता है पीछे हटने वाला, या जो बातों को ओबे नहीं करता है, पालन नहीं करता है, अवज्ञा करता है, ठीक है, उसको कहते हैं डिफिएंट। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? तो आपसे सवाल है कि ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो इन दोनों को यूनाइट करता है, जो इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर लैम्ब्स सीन 1 स्टार्ट हो रहा है, और इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे सेटिंग क्या है, और फिर मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में सीन को शूट किया गया, प्ले को दिखाया जा रहा है इस मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। There is the occasional sound of bird song and of the tree leaves rustling. Obviously garden है, हवा चल रही है, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ है, और पत्ते जो हैं वो रसल, यानी जब गिरे हुए पत्ते झड़ते हैं या पत्तों के झड़ने की आवाज़ आती है तो रसल साउंड आता है। Derry's footsteps are heard as he walks slowly. डेरी जो है वो, अब सूखे पत्तों पे आप चलोगे तो आवाज़ आती है ना, तो वैसे ही डेरी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। And tentatively through the long grass, घास बहुत बड़े बड़े हैं। टेंटेटिव का मतलब होता है अंदाजन, कि ठीक है, उसकी आवाज़, कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो लंबे लंबे घास पे कोई चल रहा है। He pauses, वो रुक जाता है, then walks on again, फिर चलने लगता है। He comes round a screen of bushes, वहाँ झाड़ी होती है, वहाँ उसके वो किनारे किनारे चलने लगता है।
so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand. और मिस्टर लैम वहाँ पे खड़े हैं और वो घूम करके झाड़ी में से घूम करके ऐसे सामने आता है ताकि मिस्टर लैम जब उससे बात करें वो उनके आमने सामने खड़ा दिखाई दे. डेरी इज़ स्टार्टल्ड. डेरी जो है वो चौंक जाता है. स्टार्टल्ड मीन्स चौंक जाना. जैसे ही मिस्टर लैम को वो देखता है तो वो चौंक जाता है. ऑब्वियसली अब गार्डन मिस्टर लैम का है तो मिस्टर लैम तो वहाँ होंगे ही. तो मिस्टर लैम वहाँ पे नज़र आते हैं और वो उनके गार्डन में घुसा हुआ है. वो सूखे हुए घासों पे चल रहा है, सूखे हुए पत्तों पे चल रहा है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है. मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स. मिस्टर लैम बोलते हैं कि ध्यान से एप्पल का ध्यान रखते हुए. नीचे ढेर सारे एप्पल गिरे हुए हैं तो एप्पल पे अगर पैर पड़ेगा तो गिर सकता है ना, इसीलिए मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि ध्यान से एप्पल का ध्यान रखो, मतलब एप्पल को देख कर चलो. माइंड द एप्पल्स मतलब गिरना मत, नीचे एप्पल्स गिरे हुए हैं. नाउ डेरी, व्हाट, हुज दैट, हुज देयर. डेरी अचानक चौंक जाता है और कहता है कि कौन है वहाँ, कौन है और क्या, कौन है. वो अचानक होता है ना जैसे चोरी आपकी पकड़ी गई हो तब कौन है, कहाँ है, क्या हो गया, इस तरीके से वो एक्ट कर रहा है, मतलब वो जवाब दे रहा है. Lamb's my name, mind the apples, crab apple those are, wind falls in the long grass, you would trip. तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि मेरा नाम लैम्ब है, ठीक है, और एप्पल से संभल कर चलो. वो क्रैब एप्पल्स है. क्रैब एप्पल छोटे छोटे साइज़ के एप्पल दिखने वाले खट्टे मीठे फल होते हैं. नॉट एग्जैक्टली एप्पल, वो एप्पल से छोटे होते हैं, थोड़े हरे होते हैं, थोड़े रेड होते हैं, उनको बोला जाता है क्रैब एप्पल्स. तो विंड फॉल की वजह से यानी कि ज़ोर से हवा चलने की वजह से सारे जो एप्पल है वो झड़ के गिर गए हैं. और घास लंबे हैं तो लंबे लंबे घास में अगर नीचे एप्पल गिरे हुए तो दिखाई नहीं देंगे ना, तो कोई भी उस पर ट्रिप करके गिर सकता है. ट्रिप करके मतलब पैर फंसेगा उसका और गिर जाएगा या पैर पड़ जाएगा एप्पल पे, तो गोल एप्पल है वो स्लिप कर जाए या गिर जाए. तो इसीलिए वो बोलते हैं, उसको समझा रहे हैं क्रैब एप्पल्स दोज आर, वहाँ पे क्रैब एप्पल्स गिरे हुए हैं. और विंड फॉल इन द लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास भी हैं, तो यू कुड ट्रिप, तुम गिर सकते हो. ये कंसर्न दिखा रहा है कि मिस्टर लैम्ब इज़ वेरी कंसर्न अबाउट डेरी, क्योंकि पहली बार में भी बहुत दिनों के बाद वो किसी से बात कर रहे हैं और वो बच्चे की वो फिक्र कर रहे हैं डेरी की. डेरी आई, वो थोड़ा हिचकिचा के हेजिटेट करके बोलता है आई. जैसे आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप कैसे बोलते हैं. I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. वो कहते हैं, डेरी कहता है कि मैंने सोचा मैं सोचा कि ये जगह खाली है इसीलिए मैं अंदर चला आया और मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता भी है. तो मासूम के जैसा वो अपना एक्सक्यूज़ दे रहा है कि वो क्यों अंदर चला आया. उसे तो मालूम नहीं था कि कोई रहता है यहाँ, उसे लगा कि ये जगह में कोई रहता नहीं है इसीलिए वो अंदर घुस गया. Mr. Lamb, that's all right. I am here. Are you afraid of? What are you afraid of, boy? Excuse me. That's all right. तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कोई बात नहीं, that's all right. ठीक है, तुम घुस गए अंदर, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ. तुम डर किससे रहे हो, लड़के बच्चे किससे डर रहे हो तुम, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. That's all right. कोई बात नहीं, तुम अंदर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है. डेरी, I thought it was empty, an empty house. डेरी बोलता है मुझे लगा कि ये घर खाली है, पूरी तरीके से खाली, ठीक है, ये घर मुझे खाली दिखाई दिया इसीलिए मैं यहाँ अंदर आ गया. मिस्टर लैम्ब, सो इट इज़, हाँ ये घर खाली ही है. ये सार्काज़म है. अब मिस्टर लैम्ब वहाँ अकेले रहते हैं, वो बेचारे अकेले हैं, तो जब वो बाहर निकल गए हैं तो ऑब्वियसली घर तो खाली ही है ना, उनका रहना नहीं रहना, जब बात करने के लिए कोई नहीं है उस घर में, वो अकेले रह रहे हैं, तो ये एक खाली लोनलीनेस दर्शाता है. ये दिखा रहा है, बाहर हल्ला है कि वो घर खाली रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता है. तो सोचो ये क्या है, एक व्यंग है ना, कितनी बड़ी बात है कि वहाँ एक इंसान रह रहा है फिर भी बाहर बच्चों को, लोगों को ये मालूम है कि वो घर खाली रहता है हमेशा. तो सोचो मिस्टर लैम्ब कभी किसी से बात नहीं करते होंगे, वो अकेले हैं, कितने लोनली हैं. तभी तो लोगों को पता, आपके आसपास अगर किसी घर में कोई रहता होगा तो आपको तो पता रहेगा ना कि हाँ उस घर में कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं, सब मालूम होता है आपको. लेकिन यहाँ पे उनको उसे नहीं मालूम है ये बात. यानी कि लोगों को मिस्टर लैम्ब की आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. So it is, since I am out here in the garden, it is empty. हाँ,
खाली है, ये घर ऑब्वियसली खाली है, अभी तो मैं गार्डन में निकला हूँ तो जाके देखो घर तो खाली हुआ ना, इससे ये पता चलता है कि वो अपने घर में अकेले रहते हैं। अब घर में एक लौता इंसान है जो भी अभी गार्डन में है, तो घर खाली हुआ ना। Until I go back inside, फिर से मैं जब अंदर जाऊँगा, जब तक मैं अंदर नहीं जाता हूँ तब तक तो घर खाली है। In the meantime, I am out here, अभी मैं तुम्हारे साथ बाहर हूँ, and likely to stop, अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ। A day like this, beautiful day, कितना खूबसूरत, कितना सुहाना दिन है। Not a day to be indoors, आज का दिन अंदर जाने लायक नहीं है, अंदर रहने लायक नहीं है, इसीलिए वो बाहर निकले हैं। जनरली वो बाहर नहीं निकलते हैं, आज दिन बहुत सुहाना है, इसी वजह से वो बाहर निकले हैं। So we have come across our two main characters. I have introduced you to both of the characters here, and I've also given you the theme. आपको I hope अभी तक समझ में आया होगा, background समझ में आ गया होगा, setting समझ में आ गया होगा. So we will discuss the rest of the chapter in the next lecture. Thank you.